नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपने अंत तक देख लिया तो इस बार आपको कक्षा 6 में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। वे सारे के सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ग्राम सभा क्या होती है, तहसीलदार के क्या क्या काम होते हैं, ये सारे के सारे प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी मेहनत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पे देखिए, आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का आएगा और आपको समय है वो 2 घंटे और 30 मिनट का दिया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? यानी ऐसा कौन सा जंगली जानवर है जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले कुत्ता जो जंगली जानवर है इसको पालतू बनाया गया था। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, कुत्ता। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के पिता दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुश्री मायावती, काशीराम? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। आपको पता है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह हैं। इसमें सबसे पहले ये सूर्य मान लो, फिर यहाँ पे सबसे पहले है वो बुध आता है, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये ग्रह होते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो शुक्र ग्रह को, यानी पृथ्वी और शुक्र दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, आकार में भी लगभग समान है, इस कारण से इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? तो अपना पृथ्वी हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती हैं। एक तो होती है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश है वो आड़ी लाइनें होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं, और देशांतर है वो खड़ी लाइनें होती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 360, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो तिब्बत का पठार है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताने हैं। अभी मैंने बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। इस तरह से ये सभी ग्रहों के नाम आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आपको बताना है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जबकि बीच से थोड़ी उभरी हुई है, यही पृथ्वी का सही आकार है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आपको बताना है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान। तो विद्यार्थियों, कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश ये भी आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है। अगर इसकी जगह पे मकर रेखा आए तो भी आपको सेम बताना है 23.5 डिग्री, यहाँ पे उत्तरी लिखा है ना, इसकी जगह पे आपको दक्षिणी अक्षांश लिख देना है, तो भी आपका सही आंसर वहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, तो एक तो है उष्ण कटिबंध, ठीक है, एक है शीत कटिबंध और एक है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण। तो इस तरह से ये पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें।
घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यानी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो परिक्रमण, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो क्या है, घूर्णन है। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो चैनल के नीचे सदस्यता लें या फिर सब्सक्राइब ऐसा नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो और फिर उसके बाद में जो घंटी आएगी ना उसके ऊपर आपको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है। किसके ऊपर करना है, ऑल के ऊपर करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम कक्षा 6 का आपके लिए नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपके फ़ोन में आ जाएगी कि भाई उदय एजुकेशन ने वीडियो डाला, आप देख लो, तो सूचना आएगी। ये आपके लिए एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान एवं राजस्थान को पाकिस्तान से जो अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी राजस्थान और पाकिस्तान जो अलग होते हैं, जो सीमा रेखा है वो क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उससे लिया गया है, कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोत का उल्लेख करना है। उसमें उनका जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा था, आप भी जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने होशियार हैं, वो आपको इस प्रश्न के उत्तर से पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया। प्रश्न संख्या 16 है, तहसीलदार के क्या काम होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है, ग्राम सभा क्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। क्योंकि फसलों को बोने से लेकर फसलों के पकने तक कई सारे उसके अंदर काम निहित थे। उन कामों को करने के लिए, जैसे कि फसलों को बोना, फिर उसके बाद में उसके अंदर सिंचाई करना, खरपतवार को हटाना, जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करना, और फिर फसलों को पके तब काट कर उनको इकट्ठा करना, ये कई सारे काम होते थे। इस कारण से खेती करने वाले लोग हैं वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। कोई 3 अंतर बताने हैं। कृषक और पशुपालक हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो स्थायी जीवन जीते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक हैं ये घूमड़ कर जीवन जीते थे। कृषक और पशुपालक है वो खेती करते थे, जबकि आखेटक और खाद्य संग्राहक हैं वो आखेट के ऊपर निर्भर रहते थे या फिर जंगली उत्पादों के ऊपर निर्भर रहते थे। इस तरह से आपको इनमें 3 अंतर बताने हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न है उसमें से लिया गया, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता वाला जो इतिहास का पार्ट है उसमें जो अन्य महत्वपूर्ण में ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वहाँ से ये लिया गया है। फिर उसके बाद में अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे, समझाना है। ये भी आपके 6 नंबर का प्रश्न रहेगा और ये भी आपके अन्य महत्वपूर्ण से लिया गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था, ये आपको बताना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी या फिर जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे, वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके इस बार 23 प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। विद्यार्थियों, मैं 100% श्योर हूँ कि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही आएंगे। आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस पेपर में से आपके कितने प्रश्न हैं सीधे ही आपके पेपर में आए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।